नमस्कार, एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज मैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट पॉलिटिकल साइंस का लेके आया हूँ। सेट का पेपर है ये पॉलिटिकल साइंस का, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे विभिन्न आगामी परीक्षाओं के लिए। ये पेपर एक मॉडल टेस्ट पेपर के तौर पे हो सकता है। ये यूजीसी नेट हो गया, या पॉलिटिकल साइंस एमए एंट्रांस हो गया, या विभिन्न परीक्षाएं जितनी होती हैं पॉलिटिकल साइंस की, जिसके अंदर पीजीटी हो गया, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस पेपर को बिना वक्त गवाए आइए देखते हैं। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ही है, कई एग्जाम में मैंने देखा है इसको पूछा गया है। विचारधारा शब्द का प्रयोग किसने किया? तो विचारधारा शब्द का प्रयोग किया था डेस्ट्यूट व ट्रेसी ने। ये पूछा गया क्योंकि कंफ्यूजन के लिए डेनियल बेल डाल दिया गया है। डेनियल बेल जुड़े हुए हैं एंड ऑफ आइडियोलॉजी के साथ, एंड ऑफ आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं। माफ कीजिएगा, थोड़ा लिखने में थोड़ी दिक्कत है, तो आप देख लीजिएगा, एंड ऑफ आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं डेनियल बेल। और इन्हीं के साथ जो एक जुड़े हुए हैं फ्रांसिस फुकोयामा जुड़े हुए हैं एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। उनकी जो संकल्पना है फ्रांसिस फुकोयामा की, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। और इसी के साथ सैमुअल पी हंटिंगटन जुड़े हुए हैं क्लास ऑफ सिविलाइजेशन के साथ। वहीं हम कार्ल मार्क्स को देखें तो ये कम्युनलिज्म की विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस विचारधारा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो ये ड्रेस्टन व ट्रेसी, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। तो आप देख लें इसको अच्छी तरीके से। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन राजनीतिक सिद्धांत के लिए सत्य हैं? तो राजनीतिक सिद्धांत के लिए सत्य हैं बताना था। राजनीतिक सिद्धांत का लक्ष्य अवधारणात्मक स्पष्टीकरण उपलब्ध करवाना है, सही बात है। जैसे कोई स्वतंत्रता के ऊपर हो गया या समानता के ऊपर हो गया, तो राजनीतिक सिद्धांत उसकी जो अवधारणात्मक समझ होती है, कॉन्सेप्चुअल पकड़ होती है, उसको स्पष्ट करने का काम करता है। तो ये बात सही है। सेकंड है, राजनीतिक सिद्धांत मौजूदा राजनीतिक संस्थाओं की समझ बनाने का प्रयास करता है। ये बात भी सही है, जिसमें यह बात शामिल है कि इन्हें कैसे बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए। तो ये बात भी सही है। राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा हम किसी संस्थान का अध्ययन करते हैं और उसके अंदर क्या परिवर्तन हो सकते हैं फ्यूचर के लिए, ये भी जानने का प्रयास करते हैं। ये बात भी सही है। राजनीतिक सिद्धांत का लक्ष्य व्यापक रूप से स्पष्टीकरण और तर्क उपलब्ध करवाना है। तो ये बात भी कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि जैसे न्याय हो गया, न्याय के ऊपर हम देखते हैं सब्सटेंशियल जस्टिस हो गया, या फिर प्रोसीजरल जस्टिस हो गया, प्रक्रियात्मक न्याय हो गया। तो उसके बीच क्या स्पष्टीकरण है और क्या तर्क है इन दोनों के बीच, तो हम इन तर्क के आधार पर ही इसको समझने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत विचारधारा से भिन्न नहीं है। तो ये बात कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत के अंदर विचारधाराएं होती है, वो अलग अलग होती हैं। जैसे मार्क्सवाद हो गया, वो अलग विचारधारा है। उदारवाद अलग विचारधारा है। और जितनी भी न्यू मार्क्सिस्ट हो गया, अलग अलग विचारधाराओं का कहीं ना कहीं अलग अलग ही स्पष्टीकरण होता है। वो अपना नया कुछ ना कुछ लेके आते हैं। तो ये बात सही नहीं है। तो इसका 1, 2 और तीसरा सही है, यानी कि इसका थर्ड ऑप्शन सही है। थर्ड देख लेते हैं, इसको हमें मैचिंग करना था, तो आइए इसको मैच कर लेते हैं। सबसे पहले है फॉल्स कॉन्सिस्टेंस। सबसे पहले देख लेना कैपेबिलिटी अप्रोच के साथ जुड़े हुए हैं अमर्त्य सेन का हमें कैपेबिलिटी अप्रोच है। और फाल्क मिथ्या चेतना के साथ जुड़े हुए हैं मार्क्स। और डी एंटोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं कांट। और बेंजामिन कंस्टेंट जुड़े हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन एंसन एंड मॉरल लिबर्टी। तो इसका आंसर इस प्रकार था। एक बार देख लेते हैं नीचे ऑप्शन में कौन सा सही है इसका। तो ये है, तो एक बार देख लेते हैं इसका। तीसरे का बी, यानी ए का फोर्थ, यानी यहाँ जो मैंने किया एकदम सही है। तो इसका इस प्रकार से मेल था। तो आप इसको कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि ये हमारी जितनी भी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। डीएंटोलॉजी का क्वेश्चन अभी पूछा ही गया था कि कौन डीएंटोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये ध्यान रखें। तो कैपेबिलिटी अप्रोच ही पूछा गया था, यूजीसी नेट का 2022 का एग्जाम हुआ है, उसके अंदर कैपेबिलिटी अप्रोच पूछा गया था कौन जुड़े हुए हैं। फॉल कॉन्सियसनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सबको आप अपनी कॉपी में लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट सारे विचारक हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वप्रथम किसने कहा था कि राजनीति एक प्रधान विषय है? तो राजनीति इज ए मास्टर साइंस कहते हैं अरस्तु, इसीलिए इनको राजनीति का पिता भी कहा जाता है राजनीतिक विज्ञान का। इन्होंने कहा था कि पॉलिटिक्स इज ए मास्टर ऑफ ऑल साइंस। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सजेस्ट द पॉलिटिक्स वाज द मास्टर साइंस। तो ये बात करते हैं अरस्तु। इन्होंने बात करी थी कि सभी का ये मास्टर है सब्जेक्ट। तो इन्हीं के आधार पर इन्हीं को राजनीतिक विज्ञान के अंदर राजनीतिक विज्ञान का पिता होने का श्रेय दिया जाता है। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। दल की अग्रणीय भूमिका के रूप में मार्क्सवाद की व्याख्या किसने की है? तो ये बात करी है लेनिन ने बात की है दल की अग्रणीय की भूमिका के रूप में। निम्न में से कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है? तो प्लेटो द्वारा स्टेटमेंट्स लिखी गई है, द लॉज भी लिखी गई है, यूथोपिया भी लिखी गई है, लेकिन सिटी ऑफ गॉड लिखी गई है
अगस्टाइन सेंट अगस्टाइन के द्वारा सिटी ऑफ गॉड लिखी गई है। 7वां क्वेश्चन ये भी मैचिंग से रिलेटेड था, तो आइए इसको भी देख लेते हैं एक बार मैचिंग को। तो इसको मैं इंग्लिश में कर लेता हूँ क्योंकि इंग्लिश में आसानी रहेगी हमें करने की, हिंदी में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लेते हैं इसको। तो इसका आंसर इसका है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी के साथ जुड़े हुए कॉल पॉपर, द सिटी ऑफ मैन, द सिटी ऑफ द ह्यूमन कंडीशन के साथ जुड़े हुए हैं हन्ना आरेंट, पॉलिटिक्स एज ए विजन। एक बार मैं देख लेता हूँ इसको। इसका थर्ड, ए का फोर्थ है, सी का तीसरा है, बी का तीसरा है, बी का थर्ड, यानी लियो स्ट्रेस जुड़े हुए सिटी ऑफ मैन के साथ। और इसका थर्ड ऑप्शन बेसिकली सही है, तो इसका सेकंड का सेकंड है, फर्स्ट का डी का फोर्थ है। तो इसको एक बार मैं मैच करता हूँ। पॉलिटिक्स एंड द विजन के साथ शेल्डन जुड़े हुए हैं, सिटी ऑफ मैन के साथ जुड़े हैं लियो स्ट्रेस, ह्यूमन कंडीशन के साथ जुड़ी है हन्ना आरेंट जी, और ओपन सोसाइटी एंड इनमीज के साथ जुड़े हुए हैं कॉल पॉपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी एग्जाम के अंदर। कॉल पॉपर के अंदर, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज के अंदर इन्होंने हीगल और प्लेटो की आलोचना की है। ह्यूमन कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट बुक है अन्ना आरेंट की, इनका क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा ही गया था, तो इन सबको आप देख लें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि रिलेटेड है 8वां। निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रकृति के बारे में रूसो के दृष्टिकोण की सही व्याख्या है? तो जो रूसो ने मानव प्रकृति के बारे में बताया था कि वो आरंभिक मानव समाज में मनुष्य शांतिपूर्ण तरीके से रहते थे, ये बात सही है। मूल रूप से मनुष्य का समान व स्वतंत्र प्रणाली था, ये बात भी सही है। मनुष्य आत्मरक्षा और दया के सिद्धांत से प्रेरित था, तो ये बात भी सही है। मनुष्य समाज में आधुनिक सभ्यता के विकास का समस्याहीन था, तो ये बात गलत है। और ये तीनों बात सही है जो रूसो ने कही है। निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी रचना मैकावली ने नहीं की है? तो जो मैकावली ने नहीं करी है वो है द पेलोपोलिनेशियन वॉर। तो ये रचना करी है थ्यूसिडाइड ने ये रचना करी है। इन्हें क्लासिकल रियलिज्म का भी जनक के साथ जोड़ा जाता है थ्यूसिडाइड को। तो द पेलोपोलिनेशियन वॉर के साथ जुड़े हुए हैं थ्यूसिडाइड, इसके साथ जुड़े हुए हैं मैकावली, द प्रिंसिपल डिस्कोर्स के साथ, द हिस्ट्री ऑफ टॉलरेंस, तीनों बुक के साथ जुड़े हुए हैं मैकावली। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवाद क्रांति से संबंधित नहीं है? तो व्यवहारवाद से क्रांति जो संबंधित नहीं है मैं बताना था, तो चार्ल्स मैरियम भी है, डेविड ईस्टन भी है, और रॉबर्ट डहल भी है, और जो जॉन रॉल्स है वो न्याय के सिद्धांत के साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने जो न्याय का सिद्धांत दिया है इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये व्यवहारवादी क्रांति के साथ जुड़े हुए नहीं है, और ये सभी व्यवहारवादी क्रांति के साथ जुड़े हुए हैं। 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विचार गांधी के राजनीतिक दर्शन का हिस्सा नहीं है? तो ये सिंपल सा है, ये तीनों ही है, स्वरबोध्य है, स्वराज है, सत्याग्रह है। जो संपूर्ण क्रांति है ये जयप्रकाश नारायण जी ने अवधारणा दी थी। और ये मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, आइए इसको मैच कर लेते हैं। तो पश्चिमी सभ्यता की आलोचना करी थी सबसे पहले, आप गांधी जी को मिला लें। और ये जे.एस. मिल बात करते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, और मैकावली ने बात करी है मानवतावादी आमूल परिवर्तन मानवता के जुड़े हुए हैं एम.एन. रॉय। मैकावली बात करते हैं राज्य कौशल का, तो इस प्रकार से इसका मेल था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा की विशेषता नहीं है? तो इसमें से बताना विचारधारा की विशेषता कौन सी नहीं है। तो विचारधारा में मूल्य की व्यवस्था होती है, आस्था का संबोधन होता है, कार्य की रूपरेखा प्रस्तुतिकरण होता है, लेकिन तार्किक नहीं होती है, सदैव तार्किक नहीं होती है। कई बार उसके अंदर देखा जाता है कि तार्किकता नहीं होती है, तो ये विचारधारा की विशेषता नहीं है, क्योंकि विचारधारा किसी व्यक्तिगत के भी विचार हो सकते हैं, तो इसलिए इसके अंदर सदैव तार्किकता का अभाव भी कभी बार रहता है। निम्नलिखित में से कौन अरविंदो के राजनीतिक चिंतन पर लागू नहीं होता है? तो जो अरविंदो जी के चिंतन में लागू नहीं होता है वो है सी आंसर इसका सही है, आध्यात्मिक आज़ादी ईश्वर की आज्ञा पालन से संबंध नहीं है। तो उन्होंने आज्ञा पालन को ईश्वर की संज्ञा दी थी, उन्होंने नहीं, जो इसके अंदर है वो नहीं है, बल्कि उन्होंने आज्ञा पालन को आध्यात्मिक संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसको एक उदारवादी चिंतक नहीं माना जाता है? तो ये क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से पढ़े, कई बार हम जल्दबाजी के चक्कर में क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है वो नहीं देखते हैं हम, नहीं है, तो इसको अच्छी तरीके से आप देखें। तो जो इसका आंसर है, तो ये जे.एस. मिल एक उदारवादी है, रोनाल्ड डॉक्ट्रिन भी है, एजिया बर्लिन भी है, जो लोदा लग्जमबर्ग है ये मार्क्सवादी विचारधारा के साथ जुड़ी हुई हैं, ये तो इसके साथ नहीं है, तो ये इसका आंसर नहीं है, डी नहीं था इसका आंसर। निम्नलिखित में इसको मिलान करना है हमें, एक को दो के साथ मिलान करना है, तो आइए देख लेते हैं एक बार इसको।
अलगाव के साथ जुड़े हुए हैं मार्क्स, इन्होंने 4 प्रकार से अलगाव की बात करी थी। जैविक बुद्धिवादी के साथ जुड़े हुए हैं ग्रामशी, न्यूनतम स्टेट की बात करते हैं नोजिक, और लोकप्रिय संप्रदाय के साथ जुड़े हुए हैं रूसो। आप इसको कॉपी में लिख लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी, और ये कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर मिल ही जाते हैं देखने को। अभी मार्क्स ग्रामशी का कौन सा भी पूछा गया था, हेजेमनी का, हेजेमनी के साथ भी जुड़े हुए हैं ग्रामशी, तो इनको आप कॉपी में लिख लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे आगे की परीक्षाओं के लिए। प्रिज्मेटिक व्यवस्था की शुरुआत किसने की? तो प्रिज्मेटिक व्यवस्था की शुरुआत के साथ जुड़े हुए हैं फ्रेडरिक्स ने इसकी इसका सिद्धांत दिया था प्रिज्म सोसाइटी का। लैटिन अमेरिका में राज्य की व्याख्या करने के नौकरशाही सत्तावाद को किसने लोकप्रिय बनाया? तो ये जो इन्होंने इसको जो नौकरवादी सत्ता को लोकप्रिय बनाया था, ये गुलेर्मो और डैनियल, तो इन्होंने इसको लोकप्रिय बनाया था। अर्ध अध्यात्मात्मक एक ऐसी संरचना का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसमें बताना है कि अर्ध अध्यात्मात्मक जो व्यवस्था होती है सेमी प्रेसिडेंशियल, तो ये किस चीज़ की ये प्रतिनिधित्व करती है, तो इसके बारे में हमें बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये है राष्ट्रपति, जो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है उसके अंदर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, किंतु प्रधानमंत्री विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है और राष्ट्रपति सरकार के प्रति जवाबदेह होता है। तो इसका आंसर डी था। द फेडरलिस्ट पेपर के लेखक नहीं हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि फेडरलिस्ट पेपर जो विभिन्न लेखकों ने मिलकर लिखा था उसके जो लेखक नहीं है उसमें बताना था। तो इसके अंदर पॉल एच एप्ले भी नहीं थे, हैमिल्टन है, जॉन ले और जेम्स मेडिसन है, तो इसका आंसर सी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक संवैधानिक लक्ष्य के रूप में विधि के शासन के साथ जुड़े हैं डाइसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल ऑफ लॉ की संकल्पना के साथ जुड़े हुए हैं एवी डाइसी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 22वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किसने शक्ति विभाजन का समर्थन नहीं किया है? तो शक्ति विभाजन का समर्थन नहीं किया है, हेनरी सिवजिक ने नहीं किया है, इन सबों ने किया है। और मोर्टेंस्की तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा अग्रदूत हैं, इन्होंने स्पिरिट ऑफ लॉ लिखी थी, जिसके आधार पर इन्होंने अमेरिका के अंदर जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका उनका वर्गीकरण करा था। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक गठबंधनों के संबंध के बारे में लिखा है? तो राजनीतिक गठबंधन के संबंध के बारे में लिखा है, इसका सी आंसर सी है, विलियम रिकर ने इसके बारे में लिखा है। सहमति लोकतंत्र को किसने लोकप्रिय बनाया? तो सहमति लोकतंत्र को लोकप्रिय बनाने का श्रेय आता है एलन लिचफोर्ड, तो इनको याद रखें। कॉन्स्टिट्यूशनल लोकतंत्र के साथ भी ये जुड़े हुए हैं, सहमति लोकतंत्र से हम हिंदी में कहते हैं। अल्पतंत्र का लोहा सिद्धांत किसने दिया? तो इनको तो याद रखें आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने जितने भी अभी तक एग्जाम देखे हैं तो इलीट थ्योरी का क्वेश्चन एक ना कहीं आता ही है, और ये इलीट थ्योरी से ज़्यादा जुड़े हुए थिंकर हैं। तो इसका आंसर है रॉबर्ट मिशेल ने अल्पतंत्र का लोहा तंत्र दिया था, लोहा सिद्धांत दिया था। और ये सारे जितने भी हैं, मॉस्का हो गए, मिशेल हो गए और बोटामोर हो गए, या जितने भी थिंकर है, इलीट थ्योरी को आप अच्छी तरीके से पढ़ लें, क्योंकि इलीट थ्योरी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल। राजा के आघात कार्यों में जनता की सक्रिय भागीदारी को क्या कहते हैं? तो जो जिसके अंदर जनता की सक्रिय भागीदारी होती है उसको सहभागी संस्कृति कहते हैं, इसका सी आंसर सही है, नाम से ही एक प्रकार से सिद्ध हो रहा है। तो देख लेते हैं 27वां क्वेश्चन, राजनीतिक विकास का मुख्य तत्व क्या है? तो राजनीतिक विकास का जो मुख्य तत्व होता है उसके अंदर ये लुसियन पाई के सिद्धांत से पूछा गया है, जिसके अंदर उन्होंने ईसीडी मॉडल दिया था। ईसीडी, ये ई से इक्वालिटी है, सी से कैपेबिलिटी यानी क्षमता है, और डी से डिफरेंशिएशन है, विविधता है। तो ये सारा लुसियन पाई के ईसीडी मॉडल से दिया गया है। लुसियन पाई आप लिख लें, यहाँ पर थोड़ा लिखने में दिक्कत है, तो लुसियन पाई के ईसीडी मॉडल से क्वेश्चन पूछा गया है। आधुनिक राज्य की निम्नलिखित सामर्थ्य पर विचार कीजिए। तो आधुनिक राज्य का जो सामर्थ्य होता है उसके अंदर ये सभी बातें होती है, नियामक क्षमता होती है, निष्कारी क्षमता होती है, वितरणात्मक क्षमता होती है। तो इसका डी, इसका नियामक से माफ़ कीजिएगा मेरे को, तो ये नहीं है इसका फर्स्ट आंसर, ये भी है और ये भी है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। प्लेटो के अनुसार अभिजन वर्ग के पास समाज में शक्ति होती है क्योंकि वह कुछ लक्ष्यों अथवा मनोवैज्ञानिक गुणों को अधिग्रहित करता है। निम्न में से कौन सा वह आवश्यक लक्षण नहीं है? तो ये भी क्वेश्चन इलीट थ्योरी से पूछा गया है। देख लें आप कितनी इंपॉर्टेंट थ्योरी है इलीट थ्योरी। तो उन्होंने बात करी थी कि जो इलीट थ्योरी के अंदर इन्होंने पूछा क्वेश्चन कि इलीट थ्योरी में क्या जो समाज के जो इलीट के पास होती है वो क्या चीज़ होती हैं जिसके द्वारा वो मनोवैज्ञानिक गुणों से लोगों के ऊपर अधिग्रहित करता है, यानी शक्ति का अपना करता है। तो इसका आंसर है वो करते हैं अपनी जो ये तो इसके अंदर
इसका आंसर संपत्ति के तत्व के द्वारा। लेजिटिमेशन क्राइसिस के लेखक, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, क्वेश्चन पूछा गया है लेजिटिमेशन क्राइसिस। तो लेजिटिमेशन क्राइसिस के साथ जुड़े हुए हैं हैबरमास। हैबरमास ने लेजिटिमेशन क्राइसिस का आइडिया दिया है। 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 31वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, किसने शक्ति के त्रिआयामी दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया? तो त्रिआयामी प्रतिकोण को प्रतिपादित किया है स्टीव लुईस ने। इन्होंने 3 आधार पर शक्ति को बताया था, एक डिसीजन मेकिंग, एक नॉन डिसीजन मेकिंग और एक आइडियोलॉजी। 3 आधार पर इन्होंने शक्ति को वर्गीकृत किया था। रॉबर्ट डहल प्लुरलिस्ट थिंकर है, और मिशेल फूको जिन्होंने शक्ति पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर है, शक्ति और कैपेबिलिटी का सिद्धांत दिया है। निम्न में से कौन सा वाक्यांश भारतीय संविधान में के लिए सही है? तो भारतीय संविधान के लिए जो सही वाक्य बताना है उसमें अर्धसंघीय, भारत का जो संविधान है वो एक अर्धसंघीय है, तो इसका फर्स्ट सही है। संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? तो अंतरिम अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, और बाद में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया गया था। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद राष्ट्रीय आपात के दौरान भी स्थगित नहीं किए जा सकते? तो ये है आर्टिकल 22, आर्टिकल 20 और 21। आर्टिकल 20 और 21 को भी आपातकाल के दौरान इसको स्थगित नहीं किया जा सकता। तो इसका ऑप्शन सी सही है, यानी आर्टिकल 20 और 21 फर्स्ट और सेकंड इसका सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है ये। और 21 को तो आप अच्छी तरीके से देख लेंगे क्योंकि इसका विस्तार होते रह रहा है। इसके अंदर अब जीवन का अधिकार भी आ गया है, राइट टू प्राइवेसी भी आ रही है, राइट टू फूड भी आ रहा है, राइट टू लिव एक सम्मानजनक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी आ गया है। तो ये 21A बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, तो इसको आप अच्छी तरीके से देख लें। 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A में वर्णित निम्न स्वतंत्रताओं को क्रम रूप से लिखिए। तो इसको क्रमबद्ध तरीके से हमें लिखना था कि भारतीय संविधान के अंदर क्या है। तो आप इसको देख लें, बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम इसको आप एक बार अच्छी तरीके देख लें। 36वां क्वेश्चन था ये उस टाइम द एक्सीडेंशियल प्राइम मिनिस्टर। तो अभी जो जितनी भी लेटेस्ट पुस्तकें हैं उनको आप देखते रहें, तो ये लिखी थी संजय बारू जी ने, ये लिखी थी। भारतीय संसद की सबसे छोटी संयुक्त समिति कौन सी है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे छोटी समिति कौन सी है। सबसे बड़ी को भी आप देख लें और छोटी तो है ही है। तो ग्रंथालय समिति इसका फर्स्ट आंसर सही है, ग्रंथालय समिति है सबसे छोटी समिति। निम्न में से कौन सा लेख का अर्थ है हम आदेश देते हैं? तो ये हम आदेश देते हैं परमादेश का है, नाम से सिद्ध हो रहा है। तो एक बार देख लें, परमादेश हम आदेश देते हैं कि ये कार्य होना चाहिए। नर्मदा नदी परियोजना निम्न में से किन राज्यों से संबंधित है? तो नर्मदा नदी योजना है वो है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से रिलेटेड। तो ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड नहीं है, आंध्र प्रदेश तो साउथ का एरिया है। तो ये इन तीनों से संबंधित है। बुल्लक कैपिटलिज्म शब्द की उत्पत्ति किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट है, बुल्लक कार्ट कैपिटलिज्म के साथ जुड़े हुए हैं रुडोल्फ, इन्होंने बुल्लक कार्ट कैपिटलिज्म की अवधारणा दी है। भारतीय संविधान में कौन से अनुसूचित पंचायतों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान के अंदर जो पंचायतों से संबंधित है वो आर्टिकल बोल रहा हूँ मैं, अनुसूची 11 है जो कि पंचायतों से संबंधित है, और अनुसूचित 12 है वो शहरों में पंचायती राज व्यवस्था यानी नगरीय प्रशासन से संबंधित है। तो ये जो 72वें और 73वें संविधान संशोधन द्वारा इनको लाया गया था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। तो 42वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो इसको भी याद रखें, अभी वर्तमान में 7 राष्ट्रीय दल हैं, तो इसको आप चेक कर लें कि कौन अभी नहीं है या है। तो आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको भी चीज़ें बहुत नई चीज़ें देखने को मिलेगी, तो देख लें आप उसको। निम्न में से किस वर्ष भारत में केंद्रीय स्तर पर द्विदलीय व्यवस्था का आरंभ हुआ? तो भारत में जो द्विदलीय व्यवस्था का आरंभ हुआ था, जो 1977 के अंदर सरकार बनी थी, भारत के अंदर, उसके बाद भारत के अंदर द्विदलीय व्यवस्था का आरंभ हो गया, सरकारें बनना स्टार्ट हो गई। 2014 के चुनाव में कौन से लोकसभा गठन हुआ? तो 2014 में 16वीं लोकसभा गठन हुआ था, वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है। निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रहा? तो ये विनोद राय हैं, ये CAG थे, और ये नहीं बने हैं। सुकुमार सेन भी बने हुए हैं, TN सेशन भी बने हैं, जेम्स लिंगदो भी बने हैं, लेकिन जो TN सेशन थे ये CAG रहे हैं भारत के, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये कभी भी चुनाव आयोग के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। और चुनाव आयोग के बारे में आप ये भी याद रखें कि ये आर्टिकल 324 से रिलेटेड है चुनाव आयोग, और विभिन्न जितने भी आर्टिकल हैं उसको भी याद रखें। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने आरंभ की? तो संस्कृतिकरण की अवधारणा शुरू की थी MN श्रीनिवास जी ने। राजनीतिक प्रशासन द्विभावन में लोक प्रशासन के
केंद्र को किस संस्था में चिन्हित किया गया है? तो राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन में लोक प्रशासन के केंद्र को किस संस्था में चिन्हित किया गया है? तो ये चिन्हित किया गया है कार्यपालिका और नौकरशाही में द्विविभाजन को चिन्हित किया गया है। नवलोक प्रशासन के मुख्य प्रसंग को चिन्हित किया गया है। तो ये सभी चीज़ें हैं नवलोक प्रशासन के अंदर आते हैं। प्रासंगिकता, मूल्य और सामाजिक समता, ये तीनों चीज़ें लोक प्रशासन के अंदर आती हैं। निम्न में से कौन स्केलर सिद्धांत के साथ संबंधित है? तो मूने और रिले स्केलर चेन सिद्धांत के साथ संबंधित है। तो इसका आंसर सी सही है। और इसको मैचिंग करना था तो देख ली, इनको किताब के साथ मैचिंग करना था। तो मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, आप इसको मैचिंग कर लेना क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका बी आंसर सही है। 51वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चिंतक नौकरशाही की आलोचना प्रस्तुत करता है? तो नौकरशाही जो सिद्धांत उसकी आलोचना जो प्रस्तुत करी है वो फिलिक्स सेल्जनिक ने नौकरशाही सिद्धांत की आलोचना प्रस्तुत की है। निम्न में से कौन से विचार प्रशासनिक विचार संयोजन अनुचित हैं, उसे पहचानिए। तो इसमें बताना है कौन सा अनुचित है। तो ये एल्टन मेयो ही दिख रहे हैं। एल्टन मेयो ह्यूमन सिद्धांत के साथ मानव विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। राजनीतिक प्रशासन विभाग के साथ वुड्रो विल्सन जुड़े हुए हैं। कार्यात्मक फॉर्मेट के साथ टेलर जुड़े हुए हैं। कानूनी तार्किकता के साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने मैक्स वेबर, इन्होंने नौकरशाही का सिद्धांत दिया। इन्होंने 3 आधार पर नौकरशाही को बांटा था, एक परंपरागत, एक चमत्कारिक और एक लीगल रैशनल। कार्यात्मक फोर्मैनशिप और साइंटिफिक थ्योरी दी है नौकरशाही की टेलर ने। वुड्रो विल्सन जुड़े हुए हैं राजनीतिक प्रशासन के द्विभाजन सिद्धांत के साथ। फ्रेडरिक टेलर, ये ऊपर क्वेश्चन आया था फ्रेडरिक टेलर का, तो यहाँ पे भी आ गया है। फ्रेडरिक टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के लिए मानसिक क्रांति को एक आवश्यक शर्त क्यों बताया? तो इन्होंने बताया है आवश्यक शर्त जो बताया इन्होंने, तो इसका जो आंसर है इसको एक बार देख लेते हैं। तो इन्होंने बताया था इस पर दोनों ही सही है आंसर। इसने प्रबंधकों और श्रमिकों के मध्य कार्यों और दायित्वों के समान वितरण पर बल दिया है। पहला इसका सही है। और दूसरा भी इसका सही है। श्रमिकों को प्रशिक्षण, अनुदेशन एवं वैज्ञानिक रूप से विकसित उपकरणों, मानवीकृत विधियों और व्यवहारों के माध्यम से उत्पादन को अधिकतम सीमा तक वृद्धि करने के लिए प्रेरित किया। तो ये बात भी सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के भर्ती व्यवस्था के परीक्षण के लिए निम्न में से किस समिति का गठन किया गया? तो ये जो अखिल भारतीय समिति के गठन के लिए जो कमेटी का गठन किया गया था वो थी कोठारी समिति। कोठारी समिति, इसका बी आंसर है। कोठारी समिति के द्वारा इसका गठन किया गया था। भारत में पंचायती राज की उत्पत्ति को चिन्हित कर सकते हैं तो कौन कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई हैं? इसके अंदर हमें बताना था। तो रॉयल ट्रिपल प्रस्ताव भी जुड़ा हुआ है इसके साथ। विकेंद्रीकरण रॉयल आयोग भी जुड़ा है। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। और बलवंत राय मेहता तो है ही है। तो इसका ABCD सभी इसका सही है। निम्नलिखित में से किस एजेंसी का सार्वजनिक व्यय पर संवैधानिक नियंत्रण नहीं है? तो संवैधानिक जो हम सार्वजनिक जो खर्चे होते हैं उसका किसके ऊपर संवैधानिक नियंत्रण नहीं है, इस क्वेश्चन के माध्यम से बताना था। तो संसद का तो होता ही है, कहीं ना कहीं आप जानते हैं संसद का नियंत्रण होता है। महालेखा परीक्षण CAG, तो इसका भी होता है। ये आर्टिकल 148 के अंदर इसका वर्णन है। वित्त आयोग आर्टिकल 280 के अंदर इसका वर्णन है। और योजना आयोग आप जानते हैं तो किसको निरस्त कर दिया गया, इसकी जगह पर नीति आयोग हो गया, नीति आयोग आ गया है। तो ये संसद के जो व्यय होते हैं उसके ऊपर नियंत्रण नहीं था, सार्वजनिक नियंत्रण नहीं था उसके ऊपर, ये नहीं जुड़ी थी इसके साथ, बल्कि ये सभी जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं। 57वां क्वेश्चन जो किस प्रकार है, कूट के माध्यम से बताइए कि देश में पंचायती राज व्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करने वाला 73वां संविधान संशोधन 1992 निम्न में से किन्हें प्रस्तावित करता है? तो इसके माध्यम से बताना है किसे जो ये 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में क्या क्या चीज़ें करता है। तो ये जिला योजना समिति का गठन करता है, राज्य चुनाव आयोग का भी गठन करता है और राज्य वित्त आयोग का भी गठन करता है। तो ये सभी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 गठन करता है। 58 क्वेश्चन जो किस प्रकार है, लोक प्रशासन और सरकारी कार्यशैली पर निम्न में से कौन एक हित प्रहरी के रूप में कार्य नहीं करता है? तो जो हित प्रहरी के रूप में कार्य नहीं करता है वो गोपनीयता समिति होती है, इसके रूप में कार्य नहीं करती हैं, जबकि ये सभी कमेटियां करती हैं, जिसमें प्राक्कलन समिति है, सार्वजनिक उद्यम समिति है, लोक लेखा समिति है। वर्ष 1954 में लोक प्रशासन में शोध प्रोत्साहन के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान का गठन निम्न में से किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो ये जो सिफारिश की गई थी ये पॉल H. एप्लेबी कमेटी के द्वारा भारत में लोक प्रशासन संस्था की स्थापना की गई थी। तो इसका बी आंसर सही है, P.H. एप्लेबी। 60 क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग
केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, एक बार इंग्लिश में लिखता हूँ, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC। तो CVC की स्थापना की गई थी संथानम समिति के द्वारा और ये 1964 के अंदर स्थिति में आई थी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मार्क्सवादी दृष्टिकोण ने निम्न में से किस सिद्धांत को प्रेरित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत में मार्क्सवादी दृष्टिकोण को जिसने प्रेरित किया है वो है आलोचनात्मक सिद्धांत, यानी क्रिटिकल थ्योरी को मार्क्सवादी चिंतन ने प्रोत्साहित किया या दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समाज में अराजकता को किस सिद्धांत की मुख्य मान्यता माना जाता है? तो अराजकता को जो मुख्य भूमिका माना जाता है वो परंपरागत यथार्थवाद के अंदर इसको मुख्य माना जाता है। निम्न में से कौन सा उपकरण राष्ट्रीय हित वृद्धि के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है? तो राष्ट्रीय हित के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है तो राजनयन भी है, यानी डिप्लोमेसी भी है, मैत्री संबंध बनाना भी है और प्रेरण भी है। तो इसका तीनों सही है, यानी 63 का डी आंसर सही है। 64 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युद्ध पूर्ण रूप से शक्ति संतुलन पर आधारित नहीं रहा है? तो इसमें जो शक्ति संतुलन पर आधारित नहीं रहा है, प्रथम विश्व युद्ध था शक्ति संतुलन पर आधारित, द्वितीय विश्व युद्ध भी था, शीत युद्ध भी शक्ति पर आधारित था, लेकिन जो खाड़ी युद्ध है इसका संबंध शक्ति संतुलन से नहीं है। संकट समाधान प्रक्रिया को संयुक्त राष्ट्र संघ किसके माध्यम से प्रबंध करता है? तो संकट प्रावधान का जो है वो सुरक्षा परिषद के माध्यम से इसका प्रबंध करता है। उत्तर शीत युद्ध काल में आतंकवाद है एक, तो उत्तर शीत युद्ध काल के अंदर आतंकवाद का संबंध है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अपरंपरागत चुनौती। तो इसका आंसर डी सही है। वेस्ट बैंक व गाजा पट्टी किस संघर्ष क्षेत्र में स्थित है? तो ये जो वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी का संबंध है ये इजराइल से संबंधित है। तो इजराइल के अंदर एक किस क्षेत्र से संबंधित है? दक्षिणी पूर्व एशिया से संबंधित है। निम्न में से कौन सा सशस्त्र नियंत्रण संधि नहीं है? तो ये SALT-1 भी है, START फर्स्ट भी है, SALT-1 START सेकंड, NPT भी है, लेकिन जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये पर्यावरण के ऊपर हुआ समझौता है, ना कि ये सशस्त्र नियंत्रण से संबंधित है। तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के अंदर हुआ था और इसको लागू 2005 के अंदर कर दिया गया था। तो इसका संबंध सी सही है इसका। शीत युद्ध के अंत ने जिस विशिष्ट विश्व व्यवस्था को इंगित किया वह थी? तो शीत युद्ध के बाद विश्व के अंदर एक ध्रुवीय व्यवस्था यानी अमेरिका का वर्चस्व उभर के आया था। तो ये एक ध्रुवीय व्यवस्था को दर्शाता है। तो इसका आंसर ए सही है, एक ध्रुवीयता। आर्थिक वैश्वीकरण विरोधी है? तो आर्थिक वैश्वीकरण जो विरोधी है वो है आर्थिक राष्ट्रवाद का विरोधी है आर्थिक वैश्वीकरण। निम्न में से कौन सी समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो निम्नलिखित में से समकालीन राजनीतिक अर्थव्यवस्था की व्यवस्था जो नहीं है वो है, इसका बी आंसर सही है, गैट। तो गैट की इसकी विशेषता नहीं है जबकि सभी है, और गैट को अब बदल के WTO बना दिया गया है। WTO की स्थापना 1995 के अंदर हुई थी। तो ये भी एक क्वेश्चन आप याद रखें। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, 72वां क्वेश्चन है। इसके अंदर टोटल 75 क्वेश्चन है। किस देश का परमाणु सिद्धांत प्रथम प्रयोग मनाही पर आधारित है, यानी फर्स्ट यूज नहीं करेगा? तो ये भारत का जो परमाणु सिद्धांत है वो प्रथम जो हमले के मनाही करता है तो इसके ऊपर आधारित है। भारत व अमेरिका के साथ नागरिक परमाणु करार किस रूप में लाभदायक होगा? भारत का अमेरिका के साथ नागरिक परमाणु करार किस रूप में लाभदायक होगा? तो ये है ऊर्जा के क्षेत्र में जो यूरेशियम हम मंगवा रहे हैं वहाँ से, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा भारत का अमेरिका के साथ परमाणु समझौता लाभदायक है। वर्ष 1950 में संयुक्त राष्ट्र के किस देश की शांति स्थापना प्रक्रिया में भारत की भागीदारी रही? तो भारत की भागीदारी जिसके अंदर रही थी वो था कोरिया हो गया, लेबनान हो गया। भारत ने बहुत देशों के अंदर UN की अपनी सेना भेजी है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्षेत्रीय सहयोग संगठन भारतीय महासागर रिम वर्ष 1995 में कहाँ स्थापित हुआ? तो ये स्थापित हुआ था मॉरिशियस के अंदर। तो इसके 75 क्वेश्चन थे सेट हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के। इसका फर्स्ट पार्ट भी मैंने डाल दिया, इसके अंदर 50 क्वेश्चन थे। तो ये दो भागों में होता था पहले पेपर, लेकिन अब तो एक भाग में होने लग गया है। ये UGC नेट का पैटर्न के आधार पर अब ये होने लग गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और कुछ कमी रह गई तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आने वाली वीडियो के अंदर से सुधारने का जरूर प्रयास करूँगा। लास्ट के अंदर मैं थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाती है तो फिर लोग देखते नहीं हैं। इसीलिए अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और कुछ कमी रह गई तो कमेंट करके जरूर बताएं। अपना नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिल से आभार आप सभी का।